मल्टीवर्स की इस दुनिया में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो रियल लाइफ चैलेंजेस से प्रेरित है और रियल लाइफ घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकन आर्मी के 3 जवानों की, जब वो समुद्र में 34 दिन के लिए खो जाते हैं और बिना किसी बाहरी सहायता के, सिर्फ वो अपने बिल और बिना किसी इक्विपमेंट के किस तरह वो उस समुद्र से बाहर निकलते हैं और अपनी कहानी दुनिया के सामने रखते हैं। दोस्तों, ये बात है सन 1942 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस समय पैसिफिक ओशियन में अमेरिकन आर्मी का एक शिप, बड़ा युद्धपोत जो बहुत सारे जहाज, छोटे जहाज और बहुत सारी युद्ध सामग्री लेकर चलता है, जिसका नाम था यूएसएस एंटरप्राइज। दोस्तों, ये जो युद्धपोत बहुत सारे जहाजों को कैरी कर रहा होता है, इस पे से एक सीक्रेट मिशन के लिए एक फाइटर जेट उड़ान भरता है, जिसका नाम होता है डगलस बॉम्बर डिवास्टेटर। और इसका मिशन था जो सामने में जापान की आर्मी थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और इस जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये सीक्रेट मिशन रखा जाता है, जिसमें 3 लोगों की टीम होती है। 3 लोगों की टीम होती है, हेरोल्ड डिक्सन, जीन एल्ड्रिच और टोनी पस्तूला। 3 लोगों की ये टीम सीक्रेटली उस यूएसएस कैरियर से अपनी फ्लाइट लेकर सामने के लिए जाती है। और दोस्तों, 3 लोगों की यह टीम सीक्रेटली उस शिप से अपनी फ्लाइट लेती है और उस एरिया का चक्कर लगाना शुरू करती है जहां पर जापान आर्मी ने डेरा डाला हुआ था। और दोस्तों, इसमें पॉइंट यह था कि ये मिशन सीक्रेट था, तो जापान आर्मी को इनके बारे में पता नहीं चल रहा था। इसके लिए क्या करते हैं कि अपना सब तरह के इक्विपमेंट्स बंद करके और बहुत ही साइलेंटली चल रहे होते हैं। इसमें इनका एक मेन पॉइंट यह था कि ये अपना जिस शिप से ये आए थे युद्धपोत से, वहां से कांटेक्ट करने के लिए इनके पास जो रेडियो होता है, तो रेडियो की तरंगों से भी ये पता चल सकता था जापान आर्मी को कि हमारे आसपास कोई फ्लाइट है जो उड़ रही है। इसलिए अपना रेडियो भी बंद कर देते हैं और इसकी के साथ इनको पता नहीं चलता कि ये समुद्र में किस तरफ जा रहे हैं। और जब ये वापस आने की सोचते हैं तो ये देखते हैं कि ये रास्ता भटक चुके थे। इस रास्ता भटकने के साथ ही ये कुछ देर और राउंड लेते हैं, जिसके साथ इनका जो फ्यूल था वो खत्म हो जाता है। और इस भटकने में ये काफी ज्यादा भटक चुके थे और फाइनली इनका जो प्लेन था उसको इनको समुद्र के बीचों बीच लैंड करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्लाइट तो पानी में लैंड हो चुकी थी, लेकिन आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और दोस्तों, अब शुरू करेंगे इनके आगे की कहानी। दोस्तों, जब ये 3 लोगों की टीम पानी में लैंड होती है तो 2 लोग तो लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, 2 लाइफ जैकेट होती हैं जो पहन लेते हैं। तीसरा आदमी प्लेन की विंग पर सवार हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सुनसान जगह है, रेडियो बंद हो चुका है। और देखते ही देखते इनके नजर के सामने से जो एक राफ्ट होती है, ये एक राफ्ट निकालते हैं प्लेन से, जो एक इमरजेंसी राफ्ट होती है, जिसके बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में भी जिक्र किया है कि किस तरह स्टीवन कलाहन नाम का इंसान राफ्ट के साथ 76 दिन तक समुद्र में रहने के बाद जमीन पर आ गया था। यह राफ्ट एक पोर्टेबल आइटम होता है, एक रबर का टुकड़ा होता है, जिसको बाद को एक छोटी नाव के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। पानी की धारा और हवाओं की गति के साथ इधर उधर बहती रहती है। बाद में इसको कोई टीम आकर रेस्क्यू करती है। दोस्तों, इनके साथ 2 लोग जो लाइफ जैकेट में थे और एक बंदा जो राफ्ट के साथ था, प्लेन के साथ, वो देखता है कि अचानक से प्लेन का पंख पानी में जाना शुरू होता है और कुछ ही सेकंड में जो प्लेन था पूरा पानी के अंदर बैठ चुका होता है। लगभग 3000 फीट की अंदर गहराई में वो प्लेन जा चुका था और ये 3 लोग उस समुद्र में बिल्कुल तन्हा, 2 लोग लाइफ जैकेट पर लटक रहे थे और एक बंदा राफ्ट के सहारे लटक रहा था। राफ्ट एक रबड़ का टुकड़ा होता है जो पानी में नहीं बैठता, और जनरली उस टाइम तक उनके हाथ में ये राफ्ट का टुकड़ा जो था वो राफ्ट नहीं था, एक्चुअली वो एक रबड़ का टुकड़ा था, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है। पहले इसको बंद किया हुआ होता है, बाद को जरूरत पड़ने पर इसको ओपन करके बाद को राफ्ट यानी कि छोटी नाव में परिवर्तित किया जाता है। उस समय वो बंदा घबरा कर जोर लगाता है और उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोलने में असमर्थ होता है। और फिर जब ये 3 लोग कोशिश करते हैं मिलकर पास में आकर, तब ये उस राफ्ट को खोलने में कामयाब होते हैं और फिर ये देखते हैं कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, जैसे ये 3 लोग उस राफ्ट पर सवार होते हैं, इनको लगता है कि राफ्ट तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन इनको ज्यादा फील नहीं होता, क्योंकि इनको ये पता था कि हमारा जो शिप है वो आसपास में है, तो हम लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये 4x8 की राफ्ट थी और 3 लोग थे। बड़ा बेकंफर्टेबल होकर ये लोग उस रात को ठहरते हैं और उस पर कैसे तरह अपना ये रात का वक्त गुजारते हैं, क्योंकि इनको पता था कि हमारे आसपास में जापानी आर्मी भी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए, इससे पहले हमारी जो टीम है वो हमें आकर यहां से रेस्क्यू करेगी और हम अपने सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहानी कुछ और थी। अब दोस्तों, कहानी जो थी वो कुछ और थी। इनको जैसा लग रहा था ऐसा था नहीं, क्योंकि जिस यूएसएस शिप से, युद्धपोत से ये लोग उड़कर आए थे, उसके बाद इन्होंने रेडियो अपने बंद कर दिए थे। उसकी वजह से जो शिप थी उसको पहली बात तो ये कि आइडिया नहीं था कि ये लोग कहां पर हैं या इनके साथ क्या हुआ है। दूसरी बात ये थी कि वो वॉर का टाइम था, तो उस पूरे शिप को, युद्धपोत को इनके लिए रोकना, जबकि सामने से जापानी आर्मी का भी खतरा था कि वो भी आ सकते हैं, तो यहीं पर लड़ाई हो सकती है, तो वो शिप इनको छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और उस शिप का ये लोग वहां पर लगभग 3 दिन तक इंतजार करते हैं, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आती कि क्या करना है। और फाइनली 3 दिन के बाद इनको ये बात समझ आती है कि वो शिप आगे बढ़ चुकी है, अब जो भी करना है अपने बेस पर ही करना है।
और दोस्तों इसी बीच में होता ये भी है कि ये लोग जैसे जिस तरह पहली रात गुजारते हैं तो सुबह 8 बजे के आसपास इनको दूर से एक प्लेन आता हुआ नजर आता है। इनको लगता है कि शायद इनके लिए रेस्क्यू टीम आ गई है या कुछ आ रहा है जिनको रेस्क्यू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो प्लेन जो था वो काफी दूर था, लगभग 500 मीटर या आधा माइल की दूरी पर, और वो इनको देख नहीं पाता है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ है। ये यहाँ से चीखते रहते हैं, आवाज देते रहते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आता। दोस्तों कभी भी किसी भी केस में जब कोई रेस्क्यू किया जाता है तो उसके साथ एक छोटी छड़ी में एक आग जलाने का सिस्टम होता है जिससे वो दूर से पहचान लेता है, और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आता है। लेकिन इनका जितना भी सामान था, जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं या उपकरण होते हैं, वो सारे के सारे उस प्लेन में, इनका जो शिप प्लेन थी जिससे इन्होंने पानी में लैंड किया था, वो प्लेन के साथ ही जा चुके थे, क्योंकि वो प्लेन इनकी पहले ऐसे गई थी जैसे एक जादू के साथ गायब हो गई हो। बाद में रेस्क्यू होने के बाद जब ये हेरोल्ड डिक्सन जो इसके मेन चीफ थे, वो बताते हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने चुटकी के साथ प्लेन को हमारी गायब कर दिया हमारी नजरों के सामने से। तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पता नहीं चला कि वो प्लेन कहाँ थी और कहाँ से कैसे गायब हो गई। तो इनको कुछ भी इनके पास जो थे वो इक्विपमेंट्स नहीं थे, जिसके बिना पर ये उस प्लेन का या उस जहाज का जो जा रही थी इनके सामने से, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाते। और फिर ये तीनों लोग वहां पर उस राफ्ट में बैठ जाते हैं और अगले 3 दिन तक इंतजार करते हैं। लेकिन इनको फिर समझ में आता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और अपने ही दम पर कुछ ना कुछ इनको आगे करना पड़ेगा। अब दोस्तों क्योंकि 3 लोगों की टीम को समझ आ चुका था कि इनको जो कुछ करना है अपने दम पर करना है, तो ये सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं या क्या इक्विपमेंट्स बचे हुए हैं। तो ये देखते हैं कि जब ये पूरी अपनी राफ्ट की और अपने कपड़ों की जो पहने होते हैं, शूज या जो भी इनके साथ था, उसको चेक करते हैं तो इनको जो मेन चीजें मिलती हैं, और जब ये चेक करते हैं तो ये पाते हैं कि इनके सामान में या जो राफ्ट के साथ इनको सामान मिलता है उसमें थी एक छोटी पिस्टल और एक पॉकेट नाइफ, कुछ बारूद था, और उनके पास 2 लाइफ जैकेट थी और कुछ छोटा मोटा सामान और था, जिसकी वजह से ये आगे के अपना काम शुरू करते हैं। इनके मेन चीज थी इनके ऊपर जो इनकी ट्रेनिंग थी या जिनको जो सिखाया गया। दोस्तों 3 लोगों की टीम में जो हेरोल्ड डिक्सन थे उनको काफी अच्छा तजुर्बा था, बाकी 2 लड़के तो बिल्कुल यंग थे, टोनी पस्तूला और जीन एल्ड्रिच सिर्फ 22 और 24 साल के लड़के थे। लेकिन हेरोल्ड डिक्सन को उस एरिया में 20 साल का एक्सपीरियंस था, और वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये तय करते हैं कि हमें किधर जाना है और किधर से हम सेफ हैं। और वहां पर वो अपने रफ माइंड में आइडिया लगाते हैं कि हम लगभग 500 माइल्स की दूरी पर हमें साउथ वेस्ट की तरफ चलना होगा, क्योंकि उसमें से 2 डायरेक्शन में जो थी वो जापान की आर्मी थी, और एक डायरेक्शन में एक ऐसा आइलैंड था जहां पर कुछ नहीं था, मतलब इनहैबिटेड प्लेस, जहां पर जाने का कुछ मतलब नहीं था। और उसके बाद जो इनको दिमाग में नक्शा आया कि हम जब 500 माइल्स चलकर जो एक जगह पर पहुंचेंगे, उस जगह पर हमारा रेस्क्यू हो सकता है या आगे के हमारे काम चल सकता है। लेकिन दोस्तों चैलेंज ये था कि जो राफ्ट है ये कोई नाव का काम नहीं करती, ये बस एट द टाइम इमरजेंसी में आपको उस पर सवार हो सकते हैं, बात को इसको रेस्क्यू किया जाता है, इसको आप एक नाव की तरह नेविगेट नहीं कर सकते। लेकिन हेरोल्ड डिक्सन जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, हेरोल्ड डिक्सन ने यहाँ पर हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि हम इसी नाव से किसी भी तरह से इस समुद्र से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम अगर कुछ टाइम बच गए हैं तो हमारा इसका मतलब है कि हम आगे भी अपनी जिंदगी चला सकते हैं। तो हेरोल्ड डिक्सन ने ये आइडिया तो लगा लिया था कि हमें किधर जाना है और कैसे जाना है, क्योंकि ये राफ्ट को चलाने की कुछ ट्रिक लगा रहे थे जिससे राफ्ट धीरे धीरे इनके हिसाब से चल रही थी, नेविगेट हो रही थी। लेकिन इसके बीच में इनको जरूरत हुई कि ये 5 दिन से इनको पास ना खाना था ना पानी था। लेकिन फाइनली उसी रात में, 5वीं रात में, इनको पहली बार बारिश होती है और वहां पर ये लोगों को पानी मिलता है, और ये जो समुद्र का पानी से जो इनको जिस्म में था, बॉडी में था, जिससे एक अकड़न फील होती है, वो उससे नहाते हैं और अच्छे से पानी पीते हैं। लेकिन इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था जो पानी को स्टोर कर पाए, तो इस तरह इनकी वहां पर पानी की कमी तो 5वें दिन जाकर पूरी होती है, और अगले 7वें दिन जाकर इनको कुछ खाने के लिए फिश का शिकार करते हैं, और फिर इनको 7वें दिन और 8वें दिन कुछ खाना मिलता है। ये कच्ची रॉ फिश खाते हैं। और दोस्तों इसी तरह जब ये फिश का शिकार कर रहे होते हैं, इनकी राफ्ट के आसपास में शार्क फिश आ जाती हैं जो काफी बड़ी बड़ी साइज में थी। इनको पकड़ने के लिए इनका एक मेंबर उस पॉकेट नाइफ जो इनको मिला था, उस पॉकेट नाइफ से उस पर अटैक करता है और पॉकेट नाइफ उसके साथ ही अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो पॉकेट नाइफ राफ्ट से लगकर उस मछली के गलफटे में अंदर फंसता है, जिसकी वजह से एक आवाज होती है, जिसको सुनकर इनको ऐसा फील होता है शायद ये राफ्ट में, ये जो पॉकेट नाइफ था ये राफ्ट में लग गया है, और जिसकी वजह से तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनको लगता है कि शायद अब सब खत्म हो गया, क्योंकि अगर पॉकेट नाइफ राफ्ट में लग चुका है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब राफ्ट में पानी भरेगा और राफ्ट गई तो हम लोग गए, क्योंकि रेस्क्यू का तो कुछ ऑप्शन था नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ ही सेकंड्स के बाद ये क्लियर हो जाता है कि वो फिश जो थी वो साइड से निकल कर आ जाती है, और ये तुरंत देख के उठा लेते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं, चाकू जो था वो मारने के टाइम वो फिश को ही लगा था, वो राफ्ट को नहीं लगा था, वो बस अंदर चला गया था, जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये शायद मछली को ना लगकर राफ्ट में लग गया है। तो इस तरह से ये वहां से काफी सारी मछली पकड़ते हैं और अपना कच्ची मछलियों को खाकर और किसी तरह बारिश का पानी जो थोड़ी बहुत बारिश होती थी उसको पीकर ये अपना गुजारा करते हैं।